गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो वीडियो है वो हिंदी बी, और जैसा कि मैंने कहा ये हिंदी सी वालों के लिए भी सेम कॉमन है, यानी जो हिंदी बी पढ़ रहे हैं वही हिंदी सी भी है। तो इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो हम बी में पढ़ेंगे वही हम सी में पढ़ेंगे। तो ये आपका यूनिट 1 में चैप्टर 2 है, जिसका है जो प्रॉपर नाम है वो है हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, जिन्हें प्रॉपर जो लिखा गया है प्रॉपरली, तो स्वर्गीय प्रोफेसर भोलानाथ तिवारी जी ने इसे लिखा है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें पढ़नी चाहिए? तो सिंपल सा ये है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से किस तरीके से हुआ। तो अब बस आप सुनते रहिए, और अगर आप अच्छे से ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ओबियसली आपके लिए भी ये बेनिफिट ही रहेगा। अगर आपके पास हिंदी की बुक है तो आप साथ साथ मेरे साथ दोहराते जाइए और उसे मार्क करते जाइए जो इम्पोर्टेंट होगा, अदरवाइज़ हम उसे छोड़ सकते हैं। तो देखिए इसका उद्गम कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे कि लिखा है हिंदी जो 5 भाषाओं का बोली समूह है, जिसमें हम वो नाम देख लेते हैं कि वो 5 बोली समूह कौन से हैं। एक तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, इन सब का सामूहिक नाम है। और सौर सैनी और अर्ध मगधी तथा मगधी अपभ्रंश से 1000वीं ईस्वी पूर्व पास अद्भुत हुई है। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं कि 1000वीं पुरानी ये चीज़ें वहाँ से ये उद्गम हुई है। यहाँ एक बात संकेत करने की ये है कि ये तो हिंदी के कुछ रूप पाली में मिलने लगते हैं, प्राकृत में इनकी संख्या बढ़ भी जाती है। जैसे अगर हम आगे बात करें कि कुछ और भी हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि कुछ हिंदी की कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो अब मैं बात करूं विकास और इतिहास के बारे में। थोड़ा बहुत आपने यहाँ से लिख लिया, अब आप थोड़ा सा आगे कर सकते हैं कि ऐसे ही हिंदी साहित्य के कई इतिहासों में कुछ लोगों ने हिंदी का प्रारंभ और भी बाद में माना है, किंतु वास्तविकता ये है कि साहित्य में प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष आधारित यह साहित्य में भाषा का प्रयोग उसके जन्म के साथ नहीं हो जाता। जब किसी भाषा में जन्मने के बाद कुछ प्रौढ़ता आ जाती है, उसके बाद निखर कर आता है, और हम ये कह सकते हैं कि हिंदी के साहित्य में 1000 के आसपास, यही मान के चलो। तो अगर मैं विकास की बात करें तो ये देखो हिंदी का विकास यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं कि हिंदी भाषा 1000वीं में जन्म कर विकसित होते होते लगभग 1000 वर्षों की हो गई है, और उसके इन 1000 वर्षों के इतिहास अथवा विकास को 3 भागों में बांटा जाता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यहाँ तीनों पर संक्षेप में विचार किया जा सकता है। अगर मैं आदिकाल यानी पास्ट की बात करूँ, जो 1000 से लेके 1500 ईस्वी पूर्व में है, जिसमें कह रहा है हिंदी भाषा अपने आदिकाल में सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट थी, क्योंकि उसी से हिंदी का उद्भव हुआ था। आदिकाल की हिंदी की मुख्य विशेषताएं नीचे दी जा रही है, जो कि क्या है देख लीजिए जी। हिंदी के ये आपसे पूछ सकता है। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर हैं, जिसमें हमने पता है ये 8 स्वर कौन से हैं: अ आ इ ई उ ई ए ओ। ये 8 ही स्वर मूल थे, और आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर जैसे ए और ओ को विकसित हो गई, जो कि संयुक्त स्वर थे। ठीक है ना, और उच्चारण के तौर पर अगर हम बात करें तो ए ओ जैसा था। उसके बाद आपने देखा है, अब देख रहे हो कि ये हिंदी की वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरीके से हिंदी का पहले स्वर के बारे में बताया, फिर आपको च छ ज ज संस्कृति पाली प्राकृत अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन है, किंतु आदिकाली हिंदी में स्पर्श संघर्षी हो गए, तब से तक स्पर्श संघर्षी ही है। च छ ज झ, तो ये जो है ना तलवे का जब हम ये वर्ड बोलते हैं तो यहाँ टच करता है ऊपर की तरफ कि च छ ज झ, इस तरीके से, तो इसीलिए हम इसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं।
न, र, ल संस्कृत पाली प्रकृति, ये दंत ध्वनि से आता है, ठीक है ना। न, 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 र, ल, स, ये सारे जो है दंत ध्वनि थे। उसके बाद बात करें पर अड़ा और व्यंजन नहीं थे, आदि हिंदी में इसका विकास हुआ। यानी ये पहले इन्हें हम व्यंजन नहीं बोलते थे अड़ा उड़ा को, बाद में इन्हें व्यंजन बोला गया। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इस तरीके से आप कुछ वर्ड देखकर न, मह और लह पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वह न, म, ल के महाप्राण रूप हो गए हैं। अब हम इसे इस नाम से जानते हैं। नह को हम न बोलते हैं, मह को म बोलते हैं और लह को ल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्ड को बोलते हैं। तो आप ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं आप इनको प्रॉपरली नोट कर सकते हैं, ताकि आप इसकी विशेषता में आराम से लिख सकते हैं। फिर कह रहा है व्याकरण में बात करें तो आदिकाल हिंदी का व्याकरण 1000वीं ईस्वी के आसपास अपभ्रंश से प्रकट हुई था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो कि अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे ये व्याकरण रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप में विकसित हो गए। 1500 ईस्वी में आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपभ्रंश के रूप में प्रयोग से निकल गए। यानी हम उनको उस अपभ्रंश से निकाल कर हिंदी एक अपने ही मूल रूप हो गए। अब इसमें कह रहा है अपभ्रंश में संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि की तुलना में वियोगात्मक होते हुए भी एक सीमा तक संयोगात्मक भाषा थी। काफ़ी क्रिया रूप तथा कारकीय रूप संयोगात्मक होते थे, किंतु आदिकालीन में हिंदी प्राधान्य हो चला था। चलो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हिंदी किस तरीके से आगे आगे निकल रही है। फिर आगे कह रहा है नपुंसकलिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में ही था, यद्यपि संस्कृत, पाली और प्राकृत की तुलना में उसकी स्थिति अस्पष्ट सी होती जा रही थी। आदिकाल में हिंदी में नपुंसकलिंग का प्रयोग प्राय पूर्णतः समाप्त हो गया। गोरखनाथ में कुछ प्रयोगों को कुछ लोगों ने नपुंसकलिंग का माना है, किंतु यह मान्यता पूर्णतः संदिग्ध नहीं की जा सकती। उसके बाद कह रहा है हिंदी वाक्य रचना शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगा था, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं शब्द भंडार में कि कैसे कैसे शब्द भंडार का धीरे धीरे प्रचलन हुआ। शब्द भंडार का मतलब समझ लो डिक्शनरी, उसको डिक्शनरी कहते हैं नॉर्मली। तो हम ये कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हो गया था, अतः तत्सम और शब्दावली और आदिकालीन हिंदी में अपभ्रंश की तुलना में कुछ बढ़ने लगी थी। मुसलमानों के आगमन से कुछ पश्चात फारसी, अरबी, तुर्की शब्द हिंदी में आए। उदाहरण जैसे गोरखाबानी में अकली, नूर और अल्लाह, फाजी कह रहा हूँ, काजी, पृथ्वीराज। रासों में अबीर, नज़र, शोर, गाजी और शमशेर। चंदयान में खूनी और तुलसी मीर आदि। तो ये हम कह सकते हैं कि जब मुसलमानों का टाइम इस तरीके से आया तो उस समय उन्होंने जो है कुछ और उनके जो कुछ वर्ड थे वो हिंदी में शामिल किए गए। फिर कह रहा भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानों शासन का प्रारंभ समाज पर भी पड़ा और जिसके परिणाम स्वरूप इस बात की भी संभावना हो सकती है। फिर कुछ ऐसे पुराने शब्द अपभ्रंश में प्रचलित थे जो काल में अनावश्यक होने के कारण थे। चलो खैर कोई नहीं, धीरे धीरे हिंदी को साहित्य में भी प्रयोग में लाया गया। इस काल में साहित्य में पूर्व डिंगल, मैथिली, ठीक है, साहित्य में भी जो है हिंदी का प्रयोग होने लगा। तो इस काल में मुख्यतः डिंगल, मैथिली, दक्खनी, अवधी तो आप जानते हो, ब्रिज भाषा भी आप जानते हो, मिश्रित भाषा का जो है प्रयोग मिलता है। और इसमें कह सकते हैं इस काल में प्रमुख हिंदी साहित्यकार जैसे गोरखनाथ हो गए, विद्यापति हो गए, नरपति हो गए, नाला हो गए, कबीर हो गए, शाह मीरा जी आदि, और ये चंद्रबाई दाई इन सब ने जो है धीरे धीरे साहित्य में जो है हिंदी का प्रयोग करने लगे। अब बात करते हैं मध्यकाल, जो कि 1500 से लेकर 1800 ईस्वी तक में हुआ, जिसमें हम ये कह सकते हैं ध्वनि के रिगार्डिंग। इस काल में ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द भंडार के क्षेत्र में मुख्यतः आगे दिए गए परिवर्तन हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर ध्वनि का जो है
जो विकसित हुआ वो मध्यकाल 1500 से लेके 1800 ही में हुआ। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप एक बार इसे पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें कह रहा है कि फ़ारसी की शिक्षा में कुछ व्यवस्था तथा दरबार में फ़ारसी भाषा का प्रयोग होने से उच्च वर्ग में तथा नौकरी पेशा लोगों में फ़ारसी का प्रचार हुआ, जिसके कारण उच्च वर्ग के लोगों की हिंदी में तुर्की, अरबी और फारसी काफ़ी बाद प्रचलित हो गए, जिसमें आपका क ख ग ज ज फ फ ये 5 नए व्यंजन हिंदी में आ गए। यानी धीरे धीरे देख रहे हो कि आप कहीं ना कहीं हिंदी में और वर्ड जोड़ते जा रहे हो, धीरे धीरे आगे चलता जा रहा है। फिर कह रहा है शब्दांत अ कम से कम मूलतः व्यंजन के बाद होने लुप्त आचरण राम होने लगा। मान देखो ये माँ जो है आधा है, राम होने लगा। मानस के अनेक छंद या दोषपूर्ण हो गए यदि उनमें राम न पढ़कर राम पढ़ा जाए। तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम। तो किंतु भक्त जैसे शब्दों में जहाँ अ के पूरे संयुक्त व्यंजन था अ बना रहा और कुछ परिस्थितियों में अक्षरांत अ का भी लोप होने लगा। अब ये कह सकते हैं जैसे राम, हम जब माँ बोलते हैं तो माँ में अ आता है, लेकिन यहाँ जब हम राम पढ़ रहे हैं ना तो अ नहीं आ रहा है। लेकिन बाद में इसे जो है हमने राम राम के इस तरह से अ को भी हमने इसमें विलुप्त कर दिया। तो उसके बाद कह रहा है ह के पहले का अ कुछ परिस्थिति में ए जैसा उच्चारित होने लगा। ये सब देख रहे हो साउंड के हिसाब से ही है। व्याकरण में भी जो है धीरे धीरे इसमें चेंज होने लगा कि इस काल में हिंदी भाषा का व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह से पैर पर खड़ी हो गई। मतलब व्याकरण अच्छे से इन्होंने तैयार कर लिया। भाषा अधिकालीन भाषा की तुलना में और वियोगात्मक हो गया, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे साल बढ़ता गया ये और डेवलप होता गया। उसके बाद आते हैं शब्द भंडार में भी धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि इस काल में आते आते काफ़ी शब्द जैसे फ़ारसी के लगभग 3500, अरबी के 2500 तथा पश्तो के 125 से अध्यय से हिंदी में आ गए और इन आगत में विदेशी शब्दों की संख्या लगभग 5000 से ऊपर हो गई। अब आ जाते हैं लास्ट वाले में और इनमें साहित्य में धीरे धीरे इनका प्रयोग होने लगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इस काल में धर्म का प्रधानता के कारण राम स्थान की भाषा अवधी और कृष्ण स्थान की भाषा ब्रज में विशेष रूप से साहित्य में रचा गया। आगे हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल जो 1800 ईस्वी तक आया और इसमें हम कहें कि हिंदी का किस तरीके से और ज़्यादा विकसित हुआ। तो कह सकते हैं आधुनिक काल में शिक्षा के व्यवस्थित प्रचार के कारण प्रारंभ में हिंदी में प्रवेश अनेक कचहरियों की भाषा उर्दू होने लगा, जैसे क ख ग ज फ, जो मध्यकाल में केवल उच्च वर्ग के या फारसी पढ़े लिखे लोग ही प्रचलित करते थे। तो हम ये देख सकते हैं। और आगे कह रहा है कि 1947 तक सुशिक्षित लोगों में खूब प्रचलित हो गए, किंतु स्वतंत्रता के बाद बदली और अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाली ज और फ तो एक सीमा तक अब भी प्रयोग में है, किंतु क ख ग के शुद्ध प्रयोग में कमी आई है। तो नई पीढ़ी कुछ अपवादों को छोड़कर इन स्थानों पे क ख ग बोलने लगी है। अब देखो ख जो वर्ड बोलते हैं ना, मैं इतना साउंड क्रिएट नहीं कर सकता, तो आप देख सकते हो वो बोलते हैं ना खरगोश और ये खरगोश, फर्क होता है ड़ा और रा में। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण कुछ बहुशिक्षित लोग में कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस आदि में आधुनिक हिंदी में प्रयुक्त हो रही है, जो कि सामान्यतः लोग इस स्थान पर आ का प्रयोग करते थे। जैसे जेंटलमैन नहीं बोलते। धीरे धीरे आधुनिक में ये हो गया कि देखो अंग्रेजी शब्दों के प्रचार के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन जैसे ड्र हिंदी का प्रयोग होने लगे। स्वरों में ए ओ आ हिंदी काल आए थे और उस समय उच्चारण ए ओ जैसा था, अर्थात ये संयुक्त स्वर थे। आधुनिक काल में यह 1940 के बाद ओ और औ की स्थिति कुछ भिन्न हो गई।
फिर कह रहा पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में स्वर सामान्यतः मूल स्वर में उच्चारित होने लगा और धीरे धीरे हम देखो किस तरीके से व्याकरण की दृष्टि से भी अधोलिखित बातें कही जा सकती है। आदिकाल में हिंदी विभिन्न बोलियों के व्याकरणिक अस्तित्व का प्रारंभ हो गया था, किंतु काफ़ी व्याकरणिक रूप ऐसे थे जो आसपास के क्षेत्रों में सामान्य थे। तो हिंदी प्रायः पूर्णतः एक वियोगात्मक भाषा हो गई, क्योंकि अब हम आधुनिक काल में आ चुके हैं। उस समय अब कह सकते हैं हिंदी की, अब कह रहा है कि कहा जा चुका है कि मध्यकाल में हिंदी वाक्य रचना एक सीमा तक फारसी से प्रभावित हुई है, लेकिन आधुनिक काल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार फारसी की तुलना में कहीं अधिक हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि समाचार पत्र, रेडियो तथा सरकारी कामों में प्रयोग के कारण भी अंग्रेजी हमारे अधिक निकट आई और इन सब का परिणाम ये हुआ कि हिंदी भाषा वाक्य रचना, मुहावरे और लोकमय क्षेत्र में अंग्रेजी से बहुत अधिक प्रभावित हुए। धीरे धीरे फिर हमने अंग्रेजियों के कुछ मुहावरे जो हमने हिंदी में लिखे, जैसे इधर कुछ वर्ड्स में कीजिए, करिए मुझे के लिए मेरे को और मुझसे के लिए मेरे से, ठीक है ना। ये धीरे धीरे जो चीज़ें हैं ना चेंज होने लगी, मुझे और मेरे में धीरे धीरे शब्द। अब देख सकते हैं कि शब्द भंडार की दृष्टि से 1800 से अब तक आधुनिक काल में मोटे तौर पे 6-7 ने अब चेक कर सकते हो कि कितना ज़्यादा इसमें ऐड हुआ। खैर आपने तो इतनी सारी चीज़ें अपनी इसमें पढ़ रखी है। अनेक पुराने शब्द नए अर्थों से प्रचलित हो गए। उदाहरण के लिए सदन जैसे राज्यसभा हो गया तथा लोकसभा में प्रयुक्त हो रहा है। और अभिव्यक्ति यानी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेक नए शब्द जैसे विलमाना या घुसपैठिया आ गए, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि फिल्माना या घुसपैठिया ये धीरे धीरे जो है शब्द इसमें होते गए। तो ये आप कुछ पॉइंट्स इसमें एक बार पढ़ लेना, जहाँ तक कि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और फिर धीरे धीरे जो है इनमें चेंज होता गया। तो खैर ये जो भी पॉइंट्स दिए गए थे वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए थे और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई, कैसे हिंदी का जन्म हुआ और कैसे कैसे इन्होंने जो है मध्यकाल, आधुनिक काल, ठीक है ना, कैसे कैसे इनमें हिंदी में शब्दों में और ऐड किया गया है, चाहे वो ध्वनि के रूप में हो, चाहे वो साहित्यकार के रूप में हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो ये चैप्टर भी आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका होगा वो चैप्टर 3 होगा, जो कि आपका आदिकाल यानी इतिहास, संक्षिप्त परिचय आदिकाल और मध्यकाल में ये कर रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई है। और अगर आपको पसंद आई, देखो यार सिंपल सी बात है, मैं लॉजिकली बात नहीं करता, जो बुक में लिखी हुई है उस पर ही बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें मार्क कर सकते हो और आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास बुक नहीं है तो ये बुक मैंने आपको आपके लिए ही है, आप इसमें पढ़ सकते हो, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप इसमें आराम से पढ़िए, क्या दिक्कत हो गई। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगली क्लास में मैं और इससे आगे की चीज़ें आपको कराऊँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।